तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी के मेन स्टेटमेंट्स हैं। सेंट्रल मेटल एटम के पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो जनरली सेंट्रल मेटल एटम होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, लाइगेंड्स के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से मेटल और लाइगेंड के बीच में बॉन्ड बन जाता है। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल मेटल एटम के, बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइज होते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स सेंट्रल मेटल के हैं, ये हाइब्रिडाइज होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, ये लाइगेंड के फुलफिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, जिन्हें हम कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी कहते हैं। अब सेंट्रल मेटल का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगा, जो कि आप अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। एक स्टेटमेंट और दिया इन लोगों ने कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। और अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर हम उसे डायामैग्नेटिक बोलेंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अगर मैग्नेटिक बिहेवियर है तो उसको मेजर करने के लिए एक टर्म होता है जिसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। हम उसे निकालते हैं और उसके लिए फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, जहाँ पे एन जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है। एक स्टेटमेंट और है जो कि आपको आगे अगले वीडियो में क्लियर होगा, वो ये है कि अगर लिगेंड्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, ये आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स याद कर लीजिएगा, साइनाइड आयन, CO, अमोनिया, एथिलीन डायमीन, NO2 माइनस, एट्सेट्रा, इनकी प्रेजेंस में जो हुंड्स रूल आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उस हुंड्स रूल का वायलेशन हो सकता है। मतलब हुंड ने बताया था कि इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक सारे इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं सेम स्पिन के। लेकिन अगर हमारे लिगेंड स्ट्रांग हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हुंड्स रूल के अगेंस्ट पेयर अप हो जाएंगे, और ये बात भी आपको अगले वीडियो में क्लियर होगी। तो चलिए हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हम उन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेने जा रहे हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर टोटल 6 बॉन्ड्स बनेंगे, और अगर 6 बॉन्ड्स बनते हैं तो जो ज्योमेट्री आएगी कॉम्प्लेक्स की वो ऑक्टाहेड्रल आएगी। आपने आइसोमेरिज्म के वीडियो में देखा है, उसमें जो डायग्राम बनते थे ऑक्टाहेड्रल शेप वाले, तो उसमें 4 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं और एक बॉन्ड ऊपर होता है और एक बॉन्ड नीचे होता है। तो कभी भी आपसे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री या मैग्नेटिक बिहेवियर का क्वेश्चन पूछा जाए तो समझ जाइएगा वो क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होने पर दो केस बनते हैं। पहला केस है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है
मिक्सिंग ऑफ 1s 3p एंड 2d ऑर्बिटल्स। यहाँ पे ये जो d ऑर्बिटल है ये आउटर शेल का है। ये जो आप d ऑर्बिटल देख रहे हैं ये आउटर शेल का है, मतलब s ऑर्बिटल भी आउटर मोस्ट शेल का है, p ऑर्बिटल भी आउटर मोस्ट शेल का है, और जो d ऑर्बिटल है वो भी आउटर मोस्ट शेल का है। इसीलिए इसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जबकि जो दूसरा टाइप है हाइब्रिडाइजेशन का D2sp3 उसे कहते हैं, उसमें देखिए D पहले आता है, तो उसमें जो D ऑर्बिटल होता है वो इनर शेल का होता है और S और P आउटर शेल के होते हैं। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के यहाँ पे दो टाइप बनते हैं, sp3d2 और D2sp3। D2sp3 हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे एक बात और आपको मैं बता दूं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी टोटल स्पिन 0 होती है, क्योंकि एक का स्पिन क्वांटम नंबर +½ आएगा तो दूसरे का -½ आएगा, तो +½ -½ 0 हो जाता है। तो इन सब कॉम्प्लेक्स में एक खासियत होती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो जो टोटल स्पिन आती है वो ज़्यादा निकल के आती है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है COF6 3-। इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पहले हम देखेंगे सेंट्रल मेटल, तो वो बेटा कोबाल्ट है, और कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लिखेंगे, और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वो आएगा आर्गन। आर्गन का मतलब आप सब जानते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। फिर उसके बाद आता है 4s2 और फिर उसके बाद आता है 3d7। ये देखिए 3d7। तो हमने कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया। ये पूरा प्रोसीजर है बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। अब हम ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो वो आएगा +3। तो +3 का मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करें बेटा, बताइए। हम जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वो आउटर मोस्ट शेल से करेंगे। तो सबसे पहले हम इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही हमारा 4s ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग इस 3d ऑर्बिटल से निकालेंगे। अनपेयर्ड नहीं निकालेंगे, पेयर्ड निकालेंगे, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन मिल रहा होता है, ये लूजली बाउंड होता है, तो ये इजीली निकल जाएगा। तो इस तरह से कोबाल्ट 3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया वो ये आ गया। देखिए इसमें 4s ऑर्बिटल वैकेंट हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इनका टोटल स्पिन तो 0 हो गया, लेकिन इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का टोटल स्पिन हो जाएगा +½ +½ +½ +½ यानी 2। इसीलिए इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है। अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कौन सा होगा। तो देखिए फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सेंट्रल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, और हमें क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमें 6 बॉन्ड बनाने हैं, और 6 बॉन्ड बनाने के लिए हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अब 6 वैकेंट ऑर्बिटल हमें कैसे मिलेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे एक तो ये 4s दिख रहा है, और ये 3p दिख रहे हैं वैकेंट हैं, और 2 d ऑर्बिटल हम लोग यहाँ से ले लेंगे। तो आउटर शेल का एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, इन 6 ऑर्बिटल को मिक्स करके हम लोग 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, और यही 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल लाइगेंड के साथ ओवरलैप करके 6 बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अब आप लाइगेंड को देखिए। लाइगेंड यहाँ पे F- है, और F- स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता नहीं, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है। तो यहाँ पे हुंड्स रूल का वायलेशन नहीं होगा, हुंड्स रूल के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला भी पिछले वीडियो में देखा था, √n/n+2 होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने 4 पुट कर दिया, तो इसका आ गया मैग्नेटिक मोमेंट √24 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है।
अब इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, उनको आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा। एक NiNH362+ और दूसरा FeH2O6 ये दोनों एग्जाम्पल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व करिएगा, जैसे हमने COF6 3- में हाइब्रिडाइजेशन निकाला है। तो चलिए अब हम समझते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए d ऑर्बिटल पहले आ रहा है, s और p बाद में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि s और p आउटर शेल के हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए 4s 4p, और जो d ऑर्बिटल है वो इनर शेल का हम लोग लेंगे, ये 3d के 2 ऑर्बिटल, एक s का और 3p का। अगर इन 6 ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं तो इसे हम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर जो स्पिन आएगी वो लो आएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, लास्ट में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो टोटल स्पिन 0 आ रही है। तो समझ में आया बच्चों कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो उसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, वो d ऑर्बिटल आउटर शेल का नहीं बल्कि इनर शेल का है। और लो स्पिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन कॉम्प्लेक्स के अंदर ये खासियत होती है कि यहाँ पे जो टोटल स्पिन आती है वो बहुत कम आती है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। अब ये हुआ कैसे, ये आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ FeCN6 4-, जिसे फेरोसाइनाइड आयन कहते हैं। तो जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा था कि सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर लेते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? आर्गन 4s2 3d6। तो इस तरह से हमने आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया। अब फिर इसके बाद हमें निकालना होता है सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, यानी हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। तो हम लोग कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? आउटर मोस्ट शेल से, यानी 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो अब जो Fe2+ का 4s ऑर्बिटल है ये वैकेंट हो चुका है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद Cn-, हम लाइगेंड की नेचर देखते हैं, यानी आप ये रूल बना लीजिए कि पहले स्टेप में हम सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में हम सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, और थर्ड स्टेप में हम लिगैंड की स्ट्रेंथ देखेंगे। अगर लिगैंड वीक है, जैसा पिछले केस में आपने देखा था, तो कोई हुंस रूल का वायलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर लिगैंड स्ट्रांग है, जैसे यहाँ पे देखिए लिगैंड स्ट्रांग है, तो यहाँ पे हुंस रूल का वायलेशन होगा। यानी ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर अप हो जाएंगे अगेंस्ट हुंस रूल। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो इस तरह से ये लास्ट वाले जो 2 d ऑर्बिटल हैं ये वैकेंट हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इससे फायदा क्या है? तो देखिए, अगर हम आउटर शेल का d ऑर्बिटल लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और इनर शेल के जो d ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होगी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। इसीलिए हमेशा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेफर किया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। लेकिन ये तभी हो सकता है जब इनर शेल के d ऑर्बिटल खाली हो, और इनर शेल के d ऑर्बिटल खाली केवल स्ट्रॉन्ग लिगैंड ही करा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। तो आप देखिए लास्ट में Fe2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है उसमें 2 d ऑर्बिटल इनर शेल के खाली हो चुके हैं। तो ये 2 d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल,
ये जो 6 आप ऑर्बिटल देख रहे हैं वैकेंट ऑर्बिटल, यही 6 वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और इन्हीं 6 वैकेंट ऑर्बिटल में लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाए तो भाई इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायामैग्नेटिक होगा, और n इक्वल टू यहाँ पे 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा। चलिए अब हम लोग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट केस देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, और वो है CrNH3 का होल 6 3+। तो पहले सेंट्रल मेटल का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा। आप सब लोग जानते हैं कि क्रोमियम जो होता है वो अबाउ रूल का एक्सेप्शन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आता है वो 4s1 3d5 आता है। ओके, अब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर होने पर हमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? 4s से, तो ये वैकेंट हो गया, और बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो ये 2 वैकेंट हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे d ऑर्बिटल इनर शेल का हमको ऑलरेडी वैकेंट मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के 2 d ऑर्बिटल ना लेके इनर शेल के 2 d ऑर्बिटल लेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इनर शेल के d ऑर्बिटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, तो हम आउटर शेल के 2 d ऑर्बिटल लेने की बजाय इनर शेल के 2 d ऑर्बिटल लेना प्रेफर करेंगे। और देखिए यहाँ पे पेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, लेकिन वो यहाँ पे ज़बरदस्ती पेयरिंग नहीं करेगा क्योंकि d ऑर्बिटल तो ऑलरेडी वैकेंट मिल ही रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे और मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूले में रखेंगे तो √15 आएगा। ठीक है, इसी केस के कई एग्जांपल्स और हैं, जैसे FeCN6 3- CrH2O6 3+। ये दोनों कॉम्प्लेक्स D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर मेटल और लाइगेंड के बीच में जो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वो 4 बनते हैं, और 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं बेटा। पहला केस है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे में ज्योमेट्री जो होती है वो आपको ध्यान रखनी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी पढ़ा है। इसमें बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है NiCl4 2-। जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल वो आएगा आर्गन 4s2 3d8। ठीक है, अब हम सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2+, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने हैं यहाँ से। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वो हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे आउटर मोस्ट शेल से, तो ये ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1s ऑर्बिटल आउटर शेल का वैकेंट पड़ा है और 3p ऑर्बिटल आउटर शेल के वैकेंट पड़े हैं। हालांकि आउटर शेल के d ऑर्बिटल भी वैकेंट पड़े हैं, लेकिन इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें केवल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए हमको 4 ऑर्बिटल चाहिए जो हमें
यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हम इन्हीं 4 ऑर्बिटल को मिक्स करके, जिनको ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे शो किया है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, जिसे हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल आएगी ही आएगी। चलिए अब हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर कमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो Cl माइनस होता है वो कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो होता नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दे। तो इस वजह से यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूले से आएगा √8 बोर मैग्नेटॉन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एक और एग्जांपल है, घर पे सॉल्व करिएगा, रूम पे सॉल्व करिएगा आप लोग। बस इसमें ये है कि हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आएगा बेटा, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक नहीं आएगा, डायामैग्नेटिक आएगा, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। आप बिल्कुल इसी तरह से करिएगा, NiCl4 2- की तरह पूरा प्रोसीजर फॉलो करिएगा, तो आप पाएंगे कि ये डायामैग्नेटिक आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे, वो है NiCO का होल 4। इसमें सेंट्रल मेटल निकेल है, जिसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 4s2 3d8। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s2 में 18 + 2 20 हो गए, और 3d8 में 8 तो 28 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि CO स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड सबसे पहले d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, तो इससे ये वाला d ऑर्बिटल पेयर्ड बन जाएगा, और ये वाला d ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। अब इस खाली पड़े d ऑर्बिटल में ये 4s ऑर्बिटल वाले दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि तभी तो s ऑर्बिटल वैकेंट होगा। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल का होता है, हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तभी हो पाएगा जब s ऑर्बिटल वैकेंट हो। तो s ऑर्बिटल हम वैकेंट कर लेंगे, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ये जो d ऑर्बिटल खाली हुआ था इसमें भेज के। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमें आउटर शेल का s ऑर्बिटल मिल गया है, और 3 p ऑर्बिटल मिल गए हैं। इन चारों ऑर्बिटल को मिक्स करके हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो लिगैंड है CO उसके साथ बना लेंगे। रही बात मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड हैं। तो ये आएगा डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अगला केस देखने जा रहे हैं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है ये उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाएगा जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स मेंशन किए गए हैं, D पहले है, S बाद में और P उसके बाद में, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे S और P ऑर्बिटल ये तो आउटर मोस्ट शेल के हैं, लेकिन ये जो D ऑर्बिटल है ये इनर शेल का है। तो चलिए समझते हैं हम लोग। तो एक एग्जांपल लेते हैं, NiCN4 2-। सेंट्रल मेटल यहाँ पे निकिल है, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, आर्गन 4s2 3d8 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर 2+ आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 4s ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, तो ये Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब हम लिगैंड स्ट्रेंथ देखेंगे, तो लिगैंड स्ट्रेंथ आप देखिए Cn- की वजह से बहुत ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो ये जो इनर शेल के d ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी पेयरिंग करा देगा, जिससे ये d ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, और हमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि DsP3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं हुआ, ये वाला p ऑर्बिटल भी तो वैकेंट है, इसको क्यों नहीं लिया।
तो बेटा इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं और वो 4 ऑर्बिटल से हमको मिल जाएंगे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी शेप समझेंगे। इसकी शेप जो है टेट्राहेड्रल नहीं होती। जैसे आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखा था, जो उसका पहला एग्जाम्पल था NiCl4 2- था, तो वहां पे Cn की जगह Cl था। Cl एक वीक लिगेंड था, उसने d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराई नहीं थी, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया था और शेप आ गई थी टेट्राहेड्रल। लेकिन जब जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप स्क्वायर प्लेनर आएगी। अब इस शेप में होता क्या है, निकेल आ जाएगा सेंटर में और जो Cn- होंगे ये एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे बैठे होंगे। ये शेप आपने आइसोमेरिज्म के डायग्राम्स में देखी होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो NiCN4 2- जो होगा स्क्वायर प्लेनर शेप का होता है। रही बात इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो ये डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 आएगा। अच्छा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक और एग्जांपल है CuNH3 2+, लेकिन ये बेटा डायामैग्नेटिक नहीं होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये आप रूम पे करके देखिएगा इस एग्जांपल को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो चुकी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर = 6 की स्टडी की, जिसमें 2 हाइब्रिडाइजेशन थे, sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन में कौन से d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि भैया कौन से d ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जो 2 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वो होंगे dz² एंड dx² - y²। वैसे तो d ऑर्बिटल टोटल 5 होते हैं, dxy, dyz, dzx और dx² - y² और dz²। तो यहाँ पे जो 2 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, इसको आप याद कर लें, यही दोनों होंगे। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो dx² - y² होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो 2 हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए AgNH3 ट्वाइस में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो भैया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp होगा, और शेप क्या होगी, लीनियर होगी। अब हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन ना कर पाया, जिसको बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ यूनिक तरह के कलर होते हैं, अलग अलग कलर के पाए जाते हैं, और ये कलर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। इसीलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डेवलप किया, जो आप लोग अगले टर्न पे पढ़ेंगे।